Hi students, defining constants. This is the topic for today. Constant in C language. कैसे आप लोग constant को बनाएंगे C लैंग्वेज में। तो constant बनाने के लिए आप constant कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। बाकी का जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब आगे सिर्फ CONST लिखो, constant बन गया। These are the two ways of making constant. One is writing CONST before the data type. ये वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही काम करता है, लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. एंड व्हेन यू यूज़ हैश डिफाइन अगर लिखते हैं, लेकिन ये कहाँ लिखना है? मेन के पहले हैश यूज़ करते हैं इंक्लूड के साथ. तो हैश इंक्लूड है, हैश डिफाइन है, ये सब हम लोग डायरेक्टिव्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहे जाते हैं, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि जैसे पाई बनाना है 3.14, ये मतलब ये कांस्टेंट हो गया. तो आप हैश डिफाइन PI 3.14 लिखिए. ये वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है, सिंबॉलिक कांस्टेंट है. मतलब कि जहाँ जहाँ PI दिखेगा कंपाइलर को, वो उसे निकाल कर 3.14 डाल देगा. तो यहाँ पे वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं आता है. दिस इज़ नॉट वेरिएबल, दिस इज सिंबल विच विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस वैल्यू. और हियर इट इज़, वी आर नॉट राइटिंग इक्वल टू सेमीकोलन, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ C स्टेटमेंट. दिस इज़ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. दिस इज सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट. दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल, दिस इज़ वेरिएबल. तो ये C का स्टेटमेंट है. आगे आप CONST लिखिए, आपका वेरिएबल कॉन्स्टेंट हो गया. ये भी कांस्टेंट है, लेकिन सिंबॉलिक कांस्टेंट है. तो मैंने अभी जिससे डिफरेंस बताया कि भाई हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो कंपाइलेशन में जो भी सिंबल होगा उससे रिप्लेस कर देगा उसकी वैल्यू से. तो और कांस्टेंट वेरिएबल जो एक्चुअल वेरिएबल है, और उसकी बेनिफिट्स यही है कि हम उसे एज ए वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं. वेरिएबल के सारे बेनिफिट्स हैं, बस एक चीज़ आप उसको रखिए दिमाग में कि उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, बाकी सारा वेरिएबल का उसका प्रॉपर्टीज़ होगा. हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, हैश इफ, हैश एल्स, हैश लाइन, ये सारा प्री प्रोसेसर हम लोग C के अवेलेबल है, C में, जिसका यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हम लोग अभी फोकस करते हैं हैश इंक्लूड पर. तो हैश इंक्लूड फाइल कराने के लिए होता है, हेडर फाइल इंक्लूड कराने के लिए होता है, जो आप लोगों ने अभी तक करवाया है. हैश इंक्लूड में conio, stdio.h वगैरह फाइल को इंक्लूड करवाया है. ये कहते हैं कि छोटा प्रोग्राम है इंक्लूड, मतलब वो फाइल को इंक्लूड कर देगा, मतलब कि हेडर फाइल को उस आपके फाइल में मिक्स कर देगा. इंक्लूड करना मतलब अटैच कर देगा. पहले आपका प्रोग्राम नीचे होगा, लेकिन वो फाइल ऊपर होगी. उसी तरह से हैश डिफाइन जो होता है, हैश डिफाइन मतलब वो डिफाइन करता है कि जो भी सिंबल आप लिखते हो, PI, XYZ या कोई भी आप आइडेंटिफायर वहाँ लिखते हो, वो सिंबल उस कहेंगे, उसकी वैल्यू वो बना देगा. तो वही हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा. जैसे कि यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड फाइल करेगा. ये पूरी फाइल जो है हेडर फाइल, जिसके अंदर प्रीटेफ स्कैनफ की डेफिनेशंस वगैरह हैं, उसे यहाँ पे इंक्लूड करेगा. और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करेगा? डिफाइन, हैश डिफाइन, लेंथ जो सिंबल है उसका 10. ये स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना है. ये दिस इज़ नॉट C स्टेटमेंट, दिस इज़ द सिंबॉलिक डेफिनेशन. ये लेंथ जो सिंबल दिया, यहाँ पे जो लेंथ दिया गया है उसकी जगह पर 10 को रिप्लेस करना. मतलब प्रोग्राम में ये लेंथ को निकाल कर कंपाइलर 10 डाल देगा, यहाँ पर विड्थ को निकाल कर 10 डाल देगा, न्यू लाइन को निकाल कर /n डाल देगा. मतलब कि अब अगर यहाँ पर कंपाइलेशन होगा तो यहाँ पर मान लो कि आपने यहाँ पर 10 लिखा है, तो वही 10 ही है. ये विड्थ नहीं है, 5 ही है. तो एरिया का वैल्यू होगा 50, तो 50 यहाँ पर प्रिंट होगा. वैल्यू ऑफ एरिया इज़ 50. तो और न्यू लाइन, यहाँ पर न्यू लाइन है ही नहीं. यहाँ पर क्या समझना है आपको, क्या है? /n है. तो न्यू लाइन की वैल्यू /n है, ऐसा नहीं. न्यू लाइन को ही निकाल कर /n यहाँ आ जाएगा एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. तो क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट टू राइट लेंथ विद सम कॉन्स्टेंट वैल्यू. PI लिखो, उसकी वैल्यू की चिंता मत करो. दैट इज काइंड ऑफ फैसिलिटी यू वांट, कि भाई PI लिखो तो काम हो जाएगा, वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह का कांस्टेंट हम लोग यहाँ बनाते हैं. इसी प्रोग्राम को अगर आगे देखा जाए, तो अगर मैं इसको मेन के अंदर ले लेता हूँ, डेटा टाइप लगा देता हूँ, और अगर CONST लगा देता हूँ आगे,
तो CONST लगाने से ये डिक्लेरेशन जो है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो लेंथ इज़ अ वेरिएबल विच वैल्यू वी आर असाइनिंग 10 एंड इट इज़ कांस्टेंट, मतलब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल वी कैन हैव ओवर हियर बट वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू, वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू। सो एक ही कंडीशन यहाँ पर रहेगी कि हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, और अदर थिंग्स रिमेन सेम। लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए और चेक करिए क्या ये वर्क करता है। अब आगे बात करते हैं एसोसिएटिविटी, मतलब जैसे कि मैं वैल्यू यहाँ पे A=3 लिखता हूँ तो ये इक्वल टू की लेफ़्ट एसोसिएटिविटी है, राइट से लेफ़्ट की तरफ ये वैल्यूज ले जा रहा है, या ये पूरा का पूरा जो है वैल्यू बनता है जो भी यहाँ पे वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा, इक्वल टू इसकी राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिविटी है, राइट टू लेफ़्ट। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, इस एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट है, मतलब ये कैलकुलेशन लेफ़्ट टू राइट होगा। बॉडमास का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो स्लैश पहले आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्रैकेट का ऑर्डर जो है, ब्रैकेट ऑर्डर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो लेफ़्ट टू राइट देखो सबसे पहले कौन मिलता है, प्लस, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो पहले कौन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि राइट टू लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट टू राइट ही है, लेकिन इन दोनों की प्रायोरिटी देखा जाए तो डिवीज़न की प्रायोरिटी ज़्यादा है, एडिशन की प्रायोरिटी कम है। इसलिए हमें ऑपरेटर की प्रायोरिटी देखना ज़रूरी है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हम लोग जो ऑपरेटर पढ़े हैं उसकी प्रायोरिटी पहले देखते हैं, जैसे कि ब्रैकेट की प्रायोरिटी पहले होती है, इनर ब्रैकेट पहले होगा, आउटर ब्रैकेट बाद में होगा, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट्स और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की होगी। देन हम लोग जानते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की होती है, वो बॉडमास रूल बचपन से सीखे हैं, लेकिन ये परसेंटेज जो है रिमाइंडर सिंबल उसकी भी इसके इक्वल होगी। फिर बाद में आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये प्लस और माइनस वगैरह जो यह एडिटिव है। बाद में रिलेशनल ऑपरेटर आएंगे, जिसके बाद में इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये दोनों रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन कंपेरिजन और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू की सेम रहेगी। देन आफ्टर प्रायोरिटी होगी इक्वालिटी की, नॉट इक्वालिटी की, और लॉजिकल एंड, उसके बाद में लॉजिकल एंड, और एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कॉमा, उसके बाद में सॉरी असाइनमेंट के जो भी वेरिएशन है सारे असाइनमेंट ऑपरेटर आगे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं। राइट टू लेफ़्ट होती है इसकी एसोसिएटिविटी, बाकी सभी की लेफ़्ट टू राइट है, देख सकते हैं आप, और राइट टू लेफ़्ट असाइनमेंट, और लास्ट में कॉमा। तो ये पूरा ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपके दिमाग में होगा तो आपको प्रोग्रामिंग करने में इजी रहेगा। तो इसको थोड़ा सा इम्प्लिसिट टाइप का इसको आप प्रैक्टिस में लाइए और इस पर थोड़ा वर्क कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा उसका पता लगेगा। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। इम्प्लिसिट का मतलब जो कहा ना जाए, बाय डिफ़ॉल्ट होता हो, अपने आप होता हो। एक्सप्लिसिट मतलब जिसे करवाना पड़े, जो अपने आप नहीं होता। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, टाइप डेटा टाइप की बात हो रही है। टाइप कन्वर्जन मतलब उसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो टाइप कास्टिंग बोलो या टाइप कन्वर्जन बोलो, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन बोलो, तो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं कि भाई अगर आपने INT A लिखा तो उसका 2 बाइट है, फ्लोट B लिखा तो 4 बाइट है, कैरेक्टर C लिखा तो उसकी साइज़ 1 बाइट है। मतलब मेमोरी के अंदर A की 2 बाइट होगी और A 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, B 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, C 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि ये फिक्स है फॉर्मेट है। फ्लोट होता है तो फ्लोट का वेरिएबल 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं ये लिखता हूँ A*B/C, तो इसके अंदर तीनों की डेटा टाइप अलग है, तो कौन सी डेटा टाइप फाइनल वैल्यू की होगी? तो उसका एक रूल है जो इम्प्लिसिट फॉलो करता है, अपने आप फॉलो होता है कि ऑल अदर वेरिएबल्स कन्वर्टेड इनटू बिगर डेटा टाइप। अगर आपका ऐसा एक्सप्रेशन है तो इसमें बिगर डेटा टाइप के अंदर सारे छोटे डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा डेटा टाइप है फ्लोट, तो B जो है, B के अंदर सारे दूसरे डेटा टाइप्स कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जो B की डेटा टाइप होगी वही डेटा टाइप सबकी हो जाएगी और सब फाइनल आंसर फ्लोट में आएगा। इसी तरह से अगर हमने बताया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, अब और जिससे हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होगा
कि जहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा। मतलब कि कोई अगर वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है, उसका टाइप अगर हमें चेंज करना है, डेटा टाइप, तो आगे ब्रैकेट करके डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। ये रूल जो है ऑटोमेटिक वाला, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, वो ऑटोमेटिक जो कन्वर्जन का रूल है वो छोटे से बड़ा में जाता है। तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी कौन सी डेटा टाइप है, सबसे बड़ी कौन सी डेटा टाइप है। अभी हम लोग कैरेक्टर से शुरू कर रहे हैं, डोंट सी द बुल। कैरेक्टर से लेके लॉन्ग डबल तक हम लोगों को हायरार्की दी गई है, और ये डेटा टाइप आपको पता लगेगा कि छोटी कौन है, बड़ी कौन है। तो जो मल्टीपल डेटा टाइप्स वेरिएबल दिए हों तो किस डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा वो आपको पता लग जाएगा। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कंपाइलर अपने आप करता है। एक से ज़्यादा डेटा टाइप होने पर जब सबसे बड़ी डेटा टाइप होगी उसमें कन्वर्ट होगा। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डेटा लॉस ना हो। फ्लोट डेटा टाइप में पॉइंट वाली भी अगर वैल्यूज़ होती है और इंटीजर में तो पॉइंट नहीं होता है, तो फाइनल वैल्यू पॉइंट वाली आएगी, तो डेटा लॉस नहीं होगा। ऑल द डेटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल आर अपग्रेडेड टू डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल विद द लार्जेस्ट डेटा टाइप। तो यहाँ पर भी लिख कर दिया है, जिससे आपको पता लगे कि सबसे बड़ी डेटा टाइप ये है, सबसे छोटी कैरेक्टर है। बुल अभी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आगे देखें तो ये दो एग्जाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है कि भी एक इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन हो रहा है, मतलब कि अपने आप हो रहा है। कैसे? एक्स वाई जेड है, एक्स इंटीजर है, वाई फ्लोट है, जेड डबल है, उनकी वैल्यू दी गई है। मैं क्या कर रहा हूँ, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई करता हूँ, तो ये दोनों का कैलकुलेशन हो रहा है, जिसमें एक एक्स इंटीजर, वाई फ्लोट। तो बड़ा कौन है? फ्लोट है। तो इंटीजर और फ्लोट का जब एडिशन होगा तो फाइनल आंसर फ्लोट में आएगा। तो मुझे y जो है फ्लोट है उसी में आंसर को लेना होगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ इसका वैल्यू अगर फ्लोट आ रहा है तो लेफ़्ट साइड का भी फ्लोट में ही वेरिएबल होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे y लिखना पड़ेगा। और उस y को प्रिंट करने के लिए मुझे %f की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो फ्लोट है। अब यहाँ पर देखा जाए x इज़ इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू फ्लोट। यहाँ पर देखा जाए तो यह x क्या है? इंटीजर है, जबकि ये ना कोई वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन कौन सा कांस्टेंट है? फ्लोट कांस्टेंट है। तो वेरिएबल ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, तो फाइनल वैल्यू कौन सी आएगी? फ्लोट आएगी। तो लेफ़्ट साइड में भी मुझे क्या होना पड़ेगा? फ्लोट होना पड़ेगा। लेकिन लेफ़्ट साइड में फ्लोट से भी बड़ा डेटा टाइप है डबल, इसलिए ये वैल्यू डबल में जा सकती है। तो फाइनल वैल्यू डबल में, यहाँ पर x कन्वर्ट हुआ फ्लोट में, फाइनल वैल्यू कन्वर्ट होगी डबल में, और हम लोग z को प्रिंट कर सकते हैं %f या LD से, क्योंकि z का जो डबल डेटा टाइप है उसको LF से प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप LF लिख सकते हो या %f लिख सकते हो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर जब हम लोग एक्सप्लिसिट अब बात करते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जहाँ पर हम लोगों को ब्रैकेट करके लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों को जब हायर डेटा टाइप से लोअर डेटा टाइप में जाना है, उल्टा चलना है, जो रूल है उससे खिलाफ जाना है, फिर ऑपोजिट जाना है, तो वो कंपाइलर के ऑपोजिट जा रहे हो तो आपको अपना लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट कि भाई मेरे को ब्रैकेट करके यहाँ पे ये डेटा टाइप चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में टाइप कास्टिंग जिसे कहते हैं हम लोग, कि भाई एक्सप्रेशन के आगे टाइप लिख दो, डेटा टाइप लिख दो। तो पर्टिकुलर डेटा टाइप कैसे होगा इसका? जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है, एक एक्स वेरिएबल है डबल टाइप का 1.2, सम है इंटीजर। तो मुझे क्या करना है, मुझे इंटीजर सम चाहिए, मुझे पॉइंट वाला नहीं चाहिए। तो मैं इस पॉइंट वाला को पॉइंट निकालने के लिए, उसके इंटीजर बनाने के लिए एक्स के आगे int लिखता हूँ। ये मुझे लिखना पड़ रहा है, इसलिए इसको मैं बोलूँगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंटीजर। तो ये एक्स डबल है और ये इंटीजर लिखना पड़ रहा है, इसलिए एक्स का कन्वर्जन हो गया, डबल का कन्वर्जन हो गया इंटीजर में। तो मेरा 0.2 निकल जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, तो 1 + 1 रहेगा, फाइनल आंसर 2 आएगा। 0.2 डिस्कार्डेड फ्रॉम x। तो इस तरीके के कन्वर्जन को जहाँ पे हम स्पेसिफिकली लिखते हैं उसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। थैंक यू।